Hi everyone. So we are starting a new series in this channel which is called Brain Train series. इस सीरीज़ का नाम दिया गया है ये दिमाग में रखते हुए कि इट विल एनहांस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इसका मतलब ये है कि इस सीरीज़ में हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे विथ प्रॉपर एंड डिटेल डिस्कशन from different competitive exams like IIT JAM and other university MSc entrance examinations. So we'll discuss from various topics all the PYQs, that is the previous year's questions, और ये हम लोग को हेल्प करेगा हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाने के लिए। ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आई होप, and I am really hopeful that you will like this series. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप लोग को ये सीरीज़ कैसा लग रहा है और इन फ्यूचर कौन कौन से टॉपिक से हम लोग PYQs सॉल्व कर सकते हैं वो भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोगों ने ऑलरेडी 3 वीडियोस पढ़ लिया है। आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे फ्रॉम जैम एग्जामिनेशन। आप लोग अगर इस चैनल में न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आप लोग को रेगुलरली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप लोग ऑलरेडी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं आप लोग कुछ और भी टॉपिक्स अगर चाहते हैं कि मैं कवर करूं या फिर जो सब टॉपिक्स मैंने कवर किया है उसके रिलेटेड अगर कोई सजेशंस देना चाहते हैं या फिर कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप लोग को अगर इस चैनल का कंटेंट्स वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे तो शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर सच कंटेंट्स। तो आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम जैम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जो जैम 2018 में आया था, NAT टाइप क्वेश्चन था। NAT मीन्स न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू या फिर रियल वैल्यू आप लोग को इनपुट करना पड़ता है। ये क्वेश्चन था कि द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन हाइड्रोजन एटॉम इज इन इट्स nth बोर ऑर्बिट हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 13.4 एंगस्ट्रॉम। द वैल्यू ऑफ n इज, जो राउंडेड करके अप टू नियरेस्ट इंटीजर लिखना है। और यहाँ पे रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट दिया गया है 0.53 n² एंगस्ट्रॉम और पाई का वैल्यू भी दिया गया है 3.14 एंगस्ट्रॉम। हम लोग ने देखा है फ्रॉम डी ब्रोगलीज रिलेशन लैम्डा इक्वल्स टू h/mvn। यहाँ पे वेलोसिटी जो कंसिडर किया है वो nth बोर ऑर्बिट का वेलोसिटी मैंने कंसिडर किया है, vn लिखा है। दिस इज इक्वल टू h, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड वेलोसिटी जो हम लोग को निकालना है। और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया गया है, द लैम्डा वैल्यू इज गिवन एज 13.4 एंगस्ट्रॉम मीन्स 13.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ से हम लोग Vn का वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर दिस पहले इस यूनिट को हम लोग ओपन करके लिखते हैं 6.626 इंटू 10⁻34। जूल को हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर
सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड जो ऑलरेडी है जूल सेकेंड का, देन नीचे होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg इंटू Vn which is equal to 13.4 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। सो यहाँ से हम लोग kg और kg को कैंसिल आउट कर सकते हैं और यहाँ से 1 मीटर और यहाँ से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकेंड टू द पावर -2 और सेकेंड मिलके पर सेकेंड हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से अगर Vn को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले सो Vn विल बी इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 13.4 इंटू 10 टू द पावर -10। सो यहाँ से जो हम लोग को Vn का वैल्यू मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 5.4 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। So this is the velocity of the hydrogen atom, or to be precise of an electron in hydrogen atom in its nth Bohr orbit। तो हम लोग को अभी निकालना है इस n का वैल्यू क्या होगा। So how to find it out? r का एक एक्सप्रेशन होता है रेडियस इन nth ऑर्बिट, इसका एक एक्सप्रेशन होता है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m इंटू जेड ई स्क्वायर। सो ये जो एक्सप्रेशन है वो फ्रॉम बोर्स थ्योरी आता है। तो ये एक्सप्रेशन मैंने डिस्कस नहीं किया था इन द प्रीवियस वीडियो। सो दिस इज़ द फुल एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, जहाँ पे n is the number of orbit, h Planck's constant, epsilon naught is the relative permittivity of free space, pi is a constant, m is mass of electron, z is the nuclear charge and e is the electronic charge. Similarly Vn के लिए भी एक एक्सप्रेशन है velocity of electron in the nth orbit. So this is z e square by 2nh एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से अगर हम लोग Rn और Vn को मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई m जेड ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई 2nh एप्सिलॉन नॉट। So z and z will be cancelled, e square will be cancelled, यहाँ पे n और एक n कैंसिल हो जाएगा, h और एक h कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से Rn इंटू Vn विल बी इक्वल टू nh बाई 2 पाई m। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि जो r है, r रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट दैट इज 0.53 n स्क्वायर और Vn का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग। सो Rn इज 0.53 n स्क्वायर एंड Vn जो हम लोगों ने निकाला है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 5। सो यहाँ पे जो रेडियस दिया गया था इट इज़ इन एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगस्ट्रॉम और ये वेलोसिटी जो है दैट इज़ इन मीटर पर सेकेंड। देन हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। h का वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। जूल को मैं लिखती हूँ kg,
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई का वैल्यू दिया गया है 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg। यहाँ से kg कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिखें, दिस विल बी 0.53 इंटू n स्क्वायर इंटू एंगस्ट्रॉम जो होगा दैट इज 10⁻10 मीटर इंटू 5.4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे होगा n इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। सो यहाँ से एक n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट होगा मीटर, मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एंड पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके n का वैल्यू निकालें तो n का वैल्यू आ जाएगा 4। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, n का वैल्यू आ जाता है 4। सो जब हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल्स अप्रोच करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तब यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट से पता चलता है कि हम लोग कोई गलती कर रहे हैं या नहीं। अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूनिट्स सेम नहीं होता, कुछ रह जाता है, या फिर जो डिज़ायर्ड यूनिट चाहिए वो हम लोग को फाइनली नहीं मिल रहा है, तो तब जाके हम लोग को समझ में आता है कि कोई ना कोई मिस्टेक हम लोगों ने ज़रूर किया होगा। और यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, पूरा याद नहीं रखने से भी होगा, सिर्फ हम लोग को ये याद रखना है कि Rn इज़ प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z and Vn is proportional to z by n. This is very important. Similarly, energy of nth orbit का भी एक एक्सप्रेशन है which is minus z square e⁴m divided by 8 epsilon naught square n square into h square. सो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ई एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इन द प्रीवियस वीडियो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था इन JAM 2017। सो ये क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इन ग्राउंड स्टेट इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग को निकालना है द एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। सो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटॉम हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जब आउटर मोस्ट शेल से या फिर वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, तब जो एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है टू एब्स्ट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सो ये आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होगा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी प्रेजेंट, निकालने से पहले उसका जो एनर्जी रहेगा इन द एटॉम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस, तो उतना ही एनर्जी हम लोग को डालना पड़ेगा यहाँ पे इसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, सो हम लोग को पता है कि एक शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है तब उसका एनर्जी कितना होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इज गिवन बाय En इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अभी यहाँ पे माइनस साइन होता है
जब वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस रहता है इनसाइड द एटम। जब हम लोग को इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल प्रोवाइडिंग सम एनर्जी, तो हम लोग को उतना ही एनर्जी डालना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग को डालना पड़ेगा बाहर से ताकि हम लोग उसको बाहर निकाल सकें। तो तब ये एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगा। सो आयनाइजेशन विल बी द सेम इन मैग्नीट्यूड बट इट विल बी पॉजिटिव ऑफ 13.6 इंटू Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। सो ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम लोग को इस न्यूमेरिकल में नहीं चाहिए, जस्ट मैंने डिस्कस किया है फॉर कॉन्सेप्चुअल पर्पस। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फॉर थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। सो फॉर थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज या फिर थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ये बाल्मर सीरीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो बाल्मर सीरीज के लिए क्या होता है, N1 मीन्स द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, जहाँ पे बाल्मर सीरीज स्टार्ट होता है N1 इज ऑलवेज इक्वल टू 2। हायर एनर्जी स्टेट जो सब है वहाँ से N1 इक्वल्स टू 2 में इलेक्ट्रॉन जंप करता है इन बाल्मर सीरीज। ठीक है। सो यहाँ पे N1 इक्वल्स टू 2 होगा और N2 क्या होगा, विच विल बी द हायर एक्साइटेड स्टेट जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो हम लोग को बोला है थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन and this is the third line. So first line will be from N2 equals to 3, this will be second line from N2 equals to 4 and third line will be from N2 equals to 5. So here N2 will be equal to 5. अभी हम लोग को Rydberg's equation यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। So 1 by lambda will be equal to, यहाँ पे जो Rydberg's constant है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को एनर्जी रिलीज जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए बोला है। सो 1 बाई N1² माइनस 1 बाई N2² और 1 बाई लेमडा जो है दैट इज ऑल्सो ए वे टू डिपिक्ट एनर्जी। दिस इज द वेव नंबर। वेव नंबर जो है वैसे हम लोग एनर्जी डिपिक्ट करते हैं जनरली इन एटॉमिक स्टडीज़ या फिर इन स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़। वी जनरली डिपिक्ट एनर्जी इन वेव नंबर वैल्यूज़। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा जब हम लोग Rydberg's कांस्टेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। सो वी कैन राइट 1 बाई लेमडा और Rydberg's कांस्टेंट का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू होता है 13.6 जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो 1 बाई N1² जो है वो होगा 2² माइनस 1 बाई N2² जो है दैट विल बी इक्वल टू 5²। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 13.6 इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 25। सो यहाँ से ये हो जाएगा 13.6 इंटू 25 minus 4 that is 21 divided by 4 into 25. So this will be ultimately 2.856 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जो क्वेश्चन था हम लोग का, दिस ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, 2.856 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था JAM 2019 में। ठीक है। तो ये भी NAT टाइप एक क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। यहाँ पे बोला गया है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटॉम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and the first ionization energy of sodium atom is 5.1 electron volt. The effective nuclear charge experienced by the valence electron of sodium atom is,
that will be rounded off to 1 decimal place. The answer should be rounded off to 1 decimal place. ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ऑफ हाइड्रोजन एटॉम that is 13.6 electron volt, और ionization energy, fast ionization energy IE1 of sodium atom that is 5.1 electron volt. एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, लास्ट क्वेश्चन जो था वहाँ पे हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफाई किया गया है कि फॉर थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज़, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा जब हम लोग आंसर निकालेंगे. तो फॉर थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज़ हम लोग को n का 2 वैल्यू मिलता है, तो इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे एनर्जी निकालने के टाइम, या फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे एनर्जी कैलकुलेशन करने के टाइम. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला है En इक्वल्स टू, या फिर इट विल बी गुड हम लोग अगर आयनाइजेशन एनर्जी के टर्म्स में लिखे, सो आयनाइजेशन एनर्जी will be equal to plus 13.6 into z square by n square. तो हम लोग को सोडियम एटम के लिए निकालना है, तो सोडियम एटम का वैल्यू लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी का, दैट इज़ 5.1. सो यहाँ से हम लोग को मिलता है 13.6 इंटू z स्क्वायर, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, सोडियम एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1. ठीक है, सो यहाँ पे जो आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन होगा वो आउटर मोस्ट शेल से होगा, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, दिस 3s, तो 3s का n वैल्यू क्या होगा, n इक्वल्स टू 3. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 स्क्वायर इक्वल टू 5.1. सो यहाँ से मिल जाएगा z स्क्वायर इक्वल्स टू 5.1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 13.6, जिसका वैल्यू आएगा अराउंड 3.375. सो यहाँ से z का वैल्यू मिलेगा, हम लोग को क्या बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है. हम लोग को पता है दिस z वैल्यू इज़ द एटॉमिक नंबर, या फिर इसको इफेक्टिव z को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बताया जाता है. ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों, क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट्स ये सब अप्लाई होगा एटम में, तो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज है जो आउटर मोस्ट शेल में जाके अप्लाई होगा, दैट इज़ 3s में जाके अप्लाई होगा, दैट इज़ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो यहाँ पे हम लोग को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए बोला था, सो z वैल्यू निकालना है. तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा z विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.8, क्योंकि यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस तक हम लोग को निकालना है वैल्यू, so that will be equal to almost 1.8. so this is the answer. so next question जो था वो आया था in JAM 2019, तो ये भी NAT टाइप क्वेश्चन था. तो यहाँ पे बोला गया है कि given that the radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom is 53 picometer, the radius of its third Bohr orbit is, वो हम लोग को निकालना है थर्ड बोर ऑर्बिट का रेडियस. फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस दिया गया है. सो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा है, R इज़ प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए ही हम लोग को निकालना है और हाइड्रोजन एटम का ही वैल्यू दिया गया है, तो z तो दोनों ही केस में सेम रहेगा. तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट रेडियस दैट इज़ r1 बाई
थर्ड रेडियस दैट इज थर्ड बोर ऑर्बिट का रेडियस दैट इज R3 दैट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर, n का वैल्यू यहाँ पे 1 है, सो n स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे n का वैल्यू 3 है दैट इज 3 स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा R3 विल बी इक्वल टू 9R1 और यहाँ पे R1 का वैल्यू दिया गया है 53 पिकोमीटर। सो यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 इंटू 53 पिकोमीटर दैट इज 477 पिकोमीटर विल बी आवर आंसर। सो थर्ड बोर ऑर्बिट का रेडियस हम लोगों ने निकाला है 477 पिकोमीटर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया था इन जैम 2020। सो यहाँ पे हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन निकालना है। सो साई xyz इज गिवन एज द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल between x and x plus dx, y and y plus dy, z and z plus dz। सो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है जब हम लोगों ने पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस किया था, ठीक है। तो तब क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ओवर होल स्पेस साई स्टार साई डी टाउ, जो डी टाउ है दैट इज़ द वॉल्यूम एलिमेंट इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साई स्टार साई डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। अगर ये वेव फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं हो, तो फिर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल वेव फंक्शन दैट इज साई स्टार विल बी इक्वल टू साई। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख पाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साई इंटू साई डी एक्स डी वाई डी जेड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। तो एक प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन हम लोग को ये मिल गया है और एक प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन ये मिला है। अगर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर नहीं होता है वेव फंक्शन, तब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू द ओरिजिनल वेव फंक्शन। तो यहाँ से अगर हम लोग वेरीफाई करें तो साई स्टार साई डी एक्स डी वाई डी जेड ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, और हम लोग बता सकते हैं कि ये वाला साई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कि ये वेव फंक्शन जो दिया गया है उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है या नहीं। सो इसका आंसर जो था फाइनल आंसर की में वो बोथ बी एंड सी दिया गया था। इसका मतलब ये है कि आप लोग बी और सी ये दोनों ऑप्शन जो है वो आप लोग को टिक करना है। सो ये क्वेश्चन जो था वो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन था, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी करेक्ट है। सो दीज आर द 2 करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था इन जैम 2020। यहाँ पे बोला गया है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय ए हाइड्रोजन लाइक एटम इज 2.48 नैनोमीटर। The nuclear charge Z of the atom is, Rydberg's constant दिया गया है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। सो एक चीज़ जो यहाँ पे बताया गया है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स शॉर्टेस्ट एनर्जी, बिकॉज वी नो एनर्जी इक्वल्स टू hc by lambda, दैट मीन्स एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर वेवलेंथ हाईएस्ट हो या फिर लॉन्गेस्ट हो तो एनर्जी क्या होना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट होना पड़ेगा। सो शॉर्टेस्ट एनर्जी कब पॉसिबल होगा, जब लोअर एनर्जी लेवल 1 हो और हायर एनर्जी लेवल 2 हो, मीन्स सेकेंड
एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा या फिर फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल में जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब हम लोग को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट देखने को मिलेगा। सो ये वाला हिंट हम लोग अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को पता है जो रिडबर्ग्स इक्वेशन है 1/λ दैट इज इक्वल टू z² into RH, where Z is the nuclear charge, RH is the Rydberg's constant, 1/n1 square minus 1/n2 square। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आप लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो कि n1 छोटा वैल्यू है या फिर n2 छोटा वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ से 2 और 1 दो हम लोग को n का वैल्यू मिला है, तो हम लोग n1 इक्वल्स टू 2 लिखेंगे या फिर n1 इक्वल्स टू 1 लिखेंगे या फिर n2 इक्वल्स टू 2 लिखेंगे या फिर n2 इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। ऐसे अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ से मैं ये भी लिख सकती हूँ 1/λ इक्वल्स टू z² इंटू RH। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो लैम्डा है ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, लैम्डा इज डिस्टेंस सो इट कांट बी नेगेटिव। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, z² ये पॉजिटिव होता है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब n2 स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन n1 स्क्वायर, इसका मतलब ये है n2 शुड बी ग्रेटर देन n1। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं n2 इक्वल्स टू 2 एंड n1 इक्वल्स टू 1। तो ऐसे अगर कन्फ्यूजन हो तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 1/λ विल बी इक्वल टू z² इंटू RH का वैल्यू दिया गया था 109700 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1/n1 स्क्वायर, n1 था 1 माइनस 1/n2 स्क्वायर, n2 का वैल्यू था 2। सो यहाँ से मिलेगा z² इंटू 109700 इंटू 1 माइनस 1/4 दैट विल बी इक्वल टू 3/4। सो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम लोग को मिलेगा z² इक्वल टू 4/3 इंटू लैम्डा का वैल्यू दिया गया है 2.48 नैनोमीटर। सो हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा 2.48 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, क्योंकि RH का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया गया है और ये नीचे आके हो जाएगा 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा z² का वैल्यू 49 और z का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को 7। सो द न्यूक्लियर चार्ज इज़ 7। सो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस रिसेंट ईयर्स से कलेक्ट किया है और डिस्कस किया है। सो इन द कमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस मोर अबाउट द रिमेनिंग थ्योरेटिकल पोर्शंस जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का बचा हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। आप लोग सोशल मीडिया में भी इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस एंड फॉर मोर स्टडी मटेरियल्स एंड एवरीथिंग। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। और इस क्लास का जो ये लेक्चर नोट है वो उसका PDF भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।